2026 के बजट ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस बार सरकार ने दो मोर्चों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ऐतिहासिक उछाल आया है। और दूसरा, आपकी जेब, जहां सेमीकंडक्टर और एआई पर अरबों रुपए खर्च करके नई नौकरियां पैदा की जा रही हैं, तो वहीं टैक्स कानूनों में इतना बड़ा बदलाव किया गया है कि अब गलती होने पर आपको जेल नहीं होगी। आखिर सरकार ने युद्ध की तैयारी और टैक्स की माफी, इनको एक साथ क्यों जोड़ा? क्या है 75% मेक इन इंडिया डिफेंस प्लान और विदेश यात्रा सस्ती होने का पूरा गणित? आज की वीडियो में बजट के हर उस पन्ने को समझेंगे जिसका सीधा असर आपके कल और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 7,85,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगर आप इसे पिछले साल यानी 2025-26 के बजट से तुलना करें तो ये उछाल हैरान करने वाला है। पिछली बार यह आंकड़ा 6,81,000 करोड़ रुपए था, यानी सिर्फ एक साल के अंदर सरकार ने रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। अगर हम प्रतिशत में देखें तो ये करीब 14 से 15% का जंप है। हाल के वर्षों में रक्षा बजट में इतनी बड़ी और ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। ये साफ इशारा है कि सरकार सुरक्षा के मोर्चे पर अब कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि सरकार को रक्षा बजट में इतनी भारी भरकम बढ़ोतरी करनी पड़ी? तो इसका जवाब हाल ही की कुछ घटनाओं में छुपा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण है ऑपरेशन सिंदूर। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते किस दौर से गुजर रहे हैं। सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। जब आपका पड़ोसी मुल्क अपनी हरकतों से बाज ना आए तो आपको अपनी लाठी मजबूत करनी ही पड़ती है। सरकार ने इस बजट के जरिए साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि भारत की बदली हुई रणनीति की शुरुआत थी। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा बड़ा नक्शा देखें तो चीन का बढ़ता दबदबा ये भी एक गंभीर चुनौती है। चीन जिस तरह से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है और बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि युद्ध की चिंगारी कभी भी कहीं भी भड़क सकती है। यही वजह है कि इस बार के बजट में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुख एजेंडा रखा गया है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में अगर कोई भी चुनौती सामने आए तो हमारी सेना संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रहे। अब जरा इस बजट के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि पैसा खर्च कहां होगा। सेना के पास नए हथियार कैसे आएंगे? इसे तकनीकी भाषा में कैपिटल बजट या कैपिटल आउटले कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जिससे नए फाइटर जेट्स, तोपें और पनडुब्बियां खरीदी जाती हैं। सरकार ने इस बार कैपिटल बजट में भारी इजाफा किया है। नए हथियार खरीदने के लिए जो बजट पहले 1,80,000 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर अब 2,19,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी रकम है और इसका सीधा मतलब है कि सेना को अपनी शॉपिंग लिस्ट पूरी करने की खुली छूट मिल गई है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है हमारे समुद्री ताकत। हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले नए फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। समुद्र की लहरों के ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। बजट में नई पीढ़ी की स्टेल्थ सबमरीन्स के लिए खास प्रावधान किया गया है। ये वो पनडुब्बियां हैं जो पानी के नीचे बिना किसी शोर के दुश्मन के इलाके में घुस सकती हैं और रडार की पकड़ में नहीं आती। इसके अलावा सीमा पर आधुनिक तोपखाने विकसित करने पर भी भारी रकम खर्च की जाएगी। आज का युद्ध सिर्फ तोपों और टैंकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि तकनीक भी इसका एक अहम हिस्सा है। इसलिए इस बार के बजट में ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स और यूएवीज पर खास फोकस किया गया है। हाल के कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन्स ने जंग का रुख बदल दिया। इसलिए भारत अब निगरानी और हमले दोनों तरह के ड्रोन सिस्टम्स पर जोर दे रहा है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने वाले एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर भी काम हो रहा है। एक और मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है जो हमें दिखाई नहीं देती, और वो है साइबर वॉरफेयर। आज के दौर में दुश्मन देश की बिजली गुल करना या बैंकिंग सिस्टम ठप करना बम गिराने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
इसलिए साइबर सुरक्षा के लिए भी निवेश बढ़ाया गया है। साथ ही लंबी दूरी के एडवांस रडार सिस्टम पर पैसा खर्च होगा ताकि दुश्मन की कोई भी हरकत हमारी नजरों से बच ना सके। अब एक बहुत जरूरी पहलू जिस पर बात करते हैं, और यह पहलू हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, आत्मनिर्भर भारत। पहले हम अपने रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, लेकिन इस बजट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने तय किया है कि रक्षा खरीद का 75% से ज्यादा हिस्सा भारतीय कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। मतलब अब लाखों करोड़ रुपए का 75% हिस्सा हमारे देश की कंपनियों के पास जाएगा, तो इससे रोजगार के नए मौके बनेंगे। फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल सिस्टम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स अब भारत में ही बनेंगे। इसका मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत भी है। युद्ध के समय अगर आप स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं, तो ये कमजोरी बन सकती है। भारत अब इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल रहा है। हम डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर हैं। इन सब हथियारों और मशीनों के बीच हम उन बहादुरों को नहीं भूल सकते जो सरहद पर खड़े हैं। रक्षा बजट का करीब 67% हिस्सा सैनिकों की सैलरी और पेंशन पर जाता है। सरकार ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि हमारे जवानों और रिटायर्ड फौजियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस बार सैलरी और पेंशन के लिए 4,23,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा है जिस पर अर्थशास्त्री नजर रखते हैं, जीडीपी के अनुपात में रक्षा खर्च। फिलहाल भारत का रक्षा खर्च जीडीपी का लगभग 1.9% है, लेकिन सरकार का इरादा इसे बढ़ाकर 2.5% तक ले जाने का है। ये लक्ष्य बताता है कि आने वाले सालों में भी रक्षा बजट में इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये एक लंबी दौड़ है और भारत ने अब अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने सिलिकॉन वैली तक हलचल मचा दी है। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए पूरे 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये कोई छोटी रकम तो है नहीं। इसके साथ ही इंडिया एआई मिशन को भी ऑक्सीजन दी गई है। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सेमीकंडक्टर मिशन तो पहले भी चल रहा था, तो फिर इस 2.0 में नया क्या है? तो पहले चरण में यानी मिशन 1.0 में सारा फोकस फैक्ट्रियां लगाने पर था। सरकार चाहती थी कि बस विदेशी कंपनियां यहां आएं और चिप बनाना शुरू कर दें, लेकिन अब गेम प्लान बदल गया है। इस बार सरकार का फोकस सिर्फ उत्पादन पर नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन पर है। तो ISM 2.0 का मकसद है कि चिप बनाने के लिए जो उपकरण और कच्चा माल चाहिए वो भी भारत में ही बने। इसमें सबसे अहम बात है बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सरकार चाहती है कि हम सिर्फ चिप ना बनाएं बल्कि उसे डिजाइन भी करें। इसका मतलब है कि हम तकनीक के मजदूर नहीं बल्कि मालिक बनना चाहते हैं। जब डिजाइन हमारी होगी तो पेटेंट हमारा होगा और असली कमाई और कंट्रोल भी हमारा ही होगा। भारत का लक्ष्य है चीन और वियतनाम को पछाड़ना। आज चिप्स के लिए दुनिया के ज्यादातर देश इन्हीं पर निर्भर हैं। भारत खुद को ग्लोबल चिप हब के रूप में पेश कर रहा है ताकि कल को अगर दुनिया को चिप चाहिए हो तो वो बीजिंग की तरफ नहीं बल्कि बेंगलुरु या गुजरात की तरफ देखे। ये चिप्स और एआई की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन एक आम इंसान, एक किसान या एक मरीज, उनको इससे क्या फायदा होगा? क्या ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं? नहीं, इस बजट में तकनीक को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई है। किसानों के लिए सरकार भारत विस्तार नाम का एक नया प्लेटफॉर्म ला रही है। ये कई भाषाओं वाला एआई सिस्टम होगा। एक किसान जिसे अंग्रेजी या कंप्यूटर की ज्यादा समझ नहीं है, वो अपनी ही भाषा में अपने फोन से पूछ सकेगा कि मौसम कैसा रहेगा, मंडी में आज क्या भाव चल रहा है, या उसकी फसल में कीड़ा लगा है तो कौन सी दवा छिड़कनी है। ये एआई किसान के लिए एक डिजिटल साथी की तरह काम करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी कदम उठाया गया है। सरकार ने दिव्यांग सहारा योजना पर जोर दिया है। इसके तहत एआई से चलने वाले आधुनिक उपकरण बनाए जाएंगे। जो लोग बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते उनके लिए एआई नई आंखें और नई आवाज बन सकता है। इसके लिए एलिम्को को रिसर्च फंड दिया गया है ताकि ये उपकरण महंगे ना हो और आम लोगों तक पहुंच सके। एलिम्को यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों का निर्माण करती है। जब भी एआई की बात आती है तो डर भी साथ आता है। क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा? सरकार को भी इस चिंता का अंदाजा है, इसलिए बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है शिक्षा को लेकर।
सरकार अब देश की 500 यूनिवर्सिटीज में एआई के विशेष कोर्सेज शुरू करने जा रही है। पहले ये मॉडल 315 यूनिवर्सिटीज में चिप डिजाइन के लिए चल रहा था, अब इसे और बड़ा किया जा रहा है। इसका मकसद एक ऐसा टैलेंट पूल तैयार करना है जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की जरूरतों को पूरा कर सके। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है जो ये पता लगाएगी कि एआई आने से नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा, यानी कौन सी पुरानी नौकरियां खत्म होंगी और कौन सी नई स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि हमारे छात्र कॉलेज से निकलते ही बेरोजगार ना हो, बल्कि उस नई दुनिया के लिए तैयार हों जो उनका इंतजार कर रही है। अक्सर हमारे देश में कहा जाता है कि आदमी मौत से उतना नहीं डरता जितना इनकम टैक्स के नोटिस से डरता है। वो लिफाफा जब घर आता है तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। पैसे जाने का डर तो रहता ही है, लेकिन उससे बड़ा डर होता है बदनामी का, कोर्ट कचहरी की चक्कर और फिर जेल। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इस बार के बजट में वो कर दिया जिसकी मांग पिछले कई सालों से हो रही थी। अब टैक्स में गड़बड़ी मिलने पर आपको जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साफ कर दिया है कि अगर किसी टैक्स पेयर की कमाई और रिटर्न में अंतर मिलता है या उसने जानबूझकर भी अपनी इनकम छुपाई है तो उसे अपराधी मानकर जेल नहीं भेजा जाएगा। अब ऐसे मामलों को सिर्फ पैसों के लेन देन की तरह देखा जाएगा, मतलब गलती की है तो जुर्माना भरिए और घर जाइए, हथकड़ी नहीं लगेगी। नया बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नए इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा होगा। अब इस पर हम सबकी राय बटी हो सकती है। कोई ये खबर सुनकर बहुत खुश हो रहा होगा और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इससे तो बहुत सारे लोगों को जो टैक्स चोरी करते हैं उन्हें फायदा होगा, उन्हें आराम मिलेगा। तो इस पर आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक सरकार इतनी मेहरबान क्यों हो गई? क्या सरकार टैक्स छोड़ रही है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत में टैक्स टेररिज्म शब्द काफी चर्चा में रहा है। छोटे व्यापारी हो या बड़े बिजनेसमैन, सबके मन में डर था कि अगर अकाउंटेंट से एक छोटी सी चूक हो गई तो आयकर विभाग उन्हें जेल भेजने की धमकी दे सकता है। इस डर की वजह से कई लोग व्यापार करने से भी कतराते थे या अपना पैसा देश के बजाय बाहर भेज देते थे। सरकार ने अब यह मान लिया है कि टैक्स छुपाना एक आर्थिक गलती है। ये कदम इसलिए जरूरी है ताकि देश में कारोबार करना आसान हो और लोग डर की जगह ईमानदारी से टैक्स भरें। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात है जिस पर शायद आपका ध्यान ना गया हो। मान लीजिए आयकर विभाग ने आप पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। आपको लगता है कि यह गलत है और आप इसके खिलाफ अपील करते हैं। तो पहले क्या होता था? अपील का फैसला आने में सालों लग जाते थे। उस दौरान उस 10 लाख रुपए पर ब्याज का मीटर चलता रहता था। अगर आप हार गए तो ब्याज इतना ज्यादा हो जाता था कि मूल रकम से भी ज्यादा भारी पड़ता था। इस बजट में सरकार ने कहा कि अगर आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में अपील करते हैं तो जब तक फैसला नहीं आता तब तक उस जुर्माने पर ब्याज नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इससे कानूनी लड़ाई लड़ने का जोखिम कम हो जाता है। आजकल बहुत से युवा, आईटी प्रोफेशनल्स और छोटे निवेशक अमेरिका या दूसरे देश के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। अगर किसी के पास विदेश में कोई बैंक खाता है या कुछ शेयर्स में निवेश है और वो उसे अपने आईटीआर में दिखाना भूल गया, तो पहले के कानून के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अपराध था और इसके लिए ब्लैक मनी एक्ट के तहत जेल भी हो सकती थी। इस बजट में सरकार ने इस डर को भी खत्म कर दिया है। अगर विदेश में आपकी गैर अचल संपत्ति यानी शेयर, बैंक बैलेंस या बॉन्ड्स की कुल कीमत 20 लाख रुपए से कम है और आपने उसे गलती से घोषित नहीं किया, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि 20 लाख तक की विदेशी संपत्ति की जानकारी न देने पर अब कोई कानूनी कार्रवाई या जेल नहीं होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी माना जाएगा, यानी अगर पिछले 1.5 साल में आपने ऐसी कोई गलती की है तो वो भी माफ है। लेकिन सरकार सिर्फ छोटे निवेशकों को ही राहत नहीं दे रही, बड़ों के लिए भी एक आखिरी मौका है। जिनके पास विदेशों में बड़ी अघोषित संपत्ति है, उन्हें सरकार ने एक डिस्क्लोजर स्कीम का तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि ऐसे लोग अगले 6 महीने के अंदर अपनी छिपी हुई विदेशी संपत्ति की जानकारी खुद सरकार को दे सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे टैक्स और जुर्माना लेकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। अब थोड़ा कैलेंडर पर नजर डालते हैं, क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने की तारीखों में भी कुछ फेरबदल हुआ है। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आम नौकरी पेशा लोग जो ITR 1 और ITR 2 भरते हैं, उनके लिए तारीख वही है 31 जुलाई। इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो आप अपनी आदत मत बदलिएगा। लेकिन छोटे व्यापारियों और ट्रस्ट के लिए थोड़ी राहत दी गई है। जिन बिजनेस को
ऑडिट की जरूरत नहीं होती वो अब 31 अगस्त तक अपना रिटर्न भर पाएंगे। पहले ये समय सीमा 31 जुलाई थी, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर बहुत दबाव पड़ता था। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद मिडिल क्लास ने लगभग छोड़ दी थी। अगर आप विदेश घूमने के शौकीन हैं, बाहर से सामान मंगवाना पसंद करते हैं, या फिर आपका बच्चा विदेश में पढ़ता है, तो ये खबर सीधे आपकी जेब को राहत देने वाली है। सरकार ने विदेश पैसे भेजने और वहां खर्च करने के नियमों में इतनी बड़ी कटौती कर दी है कि आपकी ट्रिप्स और शॉपिंग दोनों सस्ती हो गई। अभी तक नियम यह था कि अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से कोई टूर पैकेज बुक करते थे तो उस पर भारी भरकम TCS लगता था। पिछले कुछ समय से ये रेट 5% था और कई मामलों में तो 20% तक चला जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस भारी बोझ को एक झटके में हल्का कर दिया है। नए बजट में विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले TCS को घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। मतलब जो पैसा पहले टैक्स के रूप में ब्लॉक हो जाता था, अब वो आपकी जेब में रहेगा और आप उसे अपनी ट्रिप पर खर्च कर पाएंगे। अब घूमने के बाद बारी आती है शॉपिंग की। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेश से अपने लिए कोई खास गैजेट, कैमरा लेंस या घर के लिए कोई महंगा सामान मंगवाना चाहते हैं, लेकिन कस्टम ड्यूटी का नाम सुनते ही पीछे हट जाते हैं। ऐसा लगता था कि सामान की कीमत से ज्यादा टैक्स लग जाएगा। बजट 2026 ने इस मोर्चे पर भी बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने पर्सनल यूज के लिए मंगवाए जाने वाले सामान पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को आधा कर दिया है। जैसे एक आसान उदाहरण से समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको बचत का असली अंदाजा हो जाए। मान लीजिए आप विदेश से अपने लिए 40,000 रुपए का कोई सामान मंगवाते हैं। पुराने नियमों के हिसाब से उस पर 20% की ड्यूटी लगती थी, फिर 28% IGST और 10% समाज कल्याण सरचार्ज भी जुड़ता था। कुल मिलाकर टैक्स के रूप में 27,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। यानी 40,000 का सामान घर आते आते करीब 67-68 का पड़ता था। लेकिन अब गणित बदल गया है। नए बजट में यह ड्यूटी 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव है। इसका असर यह होगा कि अब उसी 40,000 के सामान पर टैक्स का बोझ घटकर लगभग 21,900 रुपए रह जाएगा, यानी 5,500 से 6,000 रुपए तक की बचत। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो ऑनलाइन विदेशी साइट से खरीदारी करते हैं या कुरियर से सामान मंगवाते हैं। अब आपको अपना मनपसंद सामान मंगवाने के लिए 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। शॉपिंग और घूमने से भी ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं पढ़ाई और इलाज। हमारे देश के लाखों छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके माता पिता यहाँ भारत से अपनी मेहनत की कमाई उन्हें भेजते हैं ताकि वो वहां की फीस भर सके या अपना खर्चा चला सके। पहले जब माता पिता पढ़ाई के लिए पैसा भेजते थे तो उस पर 5% TCS कट जाता था। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी होता था जो इलाज कराने के लिए विदेश जाते हैं। भले ये पैसा बाद में रिफंड मिल जाता है, लेकिन उस वक्त तो जेब खाली होती है। सरकार ने इस दर्द को समझा और अब शिक्षा और इलाज के लिए विदेश पैसा भेजने पर TCS की दर को 5 से घटाकर 2% कर दिया है। सुनने में बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन जिन परिवारों को हर महीने लाखों रुपए बाहर भेजने पड़ते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत है। तो कुल मिलाकर ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारत की कहानी है। ये कहानी है उस भारत की जो अब खुद अपनी चिप्स बनाना चाहता है, जो अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं ताकता और जो अपने नागरिकों को टैक्स टेररिज्म के डर से आजाद करना चाहता है। जब हमारा जवान सीमा पर आधुनिक हथियारों के साथ खड़ा होगा और हमारा किसान खेत में AI की मदद से फैसले लेगा, तभी तो 2047 का विकसित भारत का सपना सच होगा। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको बजट की उन बारीकियों को समझने में मदद की होगी जो शोर शराबे में अक्सर दब जाती हैं। इस बजट का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा पसंद आया? सेना की मजबूती या फिर विदेश घूमने पर मिली राहत? या अगर कुछ नहीं भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए कड़क के साथ, सही खबर और सटीक विश्लेषण के लिए।